गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं सर मनीष एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएसटी का वीडियो लेक्चर लेकर के। तो हम लोग हमारे 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। लास्ट हमने वैदिक एज चैप्टर देखा और अभी हम आज अर्ली एम्पायर्स करके जो हमारा चैप्टर है बुक में 5वां वो देखेंगे। पहले के जो राजा महाराजाओं का किंगडम था उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखें क्या है ये चैप्टर। इन द chapter 4 we read how in the early Vedic periods the Rajan was chosen by the Jana, but around 600 BCE changes took place in the manner in which these rajas were chosen। देखिए चौथे चैप्टर में अपन ने पढ़ा था वैदिक एज में कि राजा को जनता चुनती थी, ठीक है। 600 BCE के अंदर ये मामला थोड़ा बदल गया और इस बदलाव वाले मामले में क्या चीज़ हुई वो देखिए आप। इसके अंदर राजा को जो चूज़ किया जाने लगा, सम मैन नाउ बिकम राजन्स बाय डिस्प्लेइंग देयर मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर के आधार पर जो है वो लोग अपने आप को राजा बना करके प्रस्तुत करना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। The most common sacrifice performed by powerful kings was the Ashwamedh sacrifices or the horse sacrifice। जो यहाँ पर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन का जो तरीका था कि जनता कैसे राजा चुनेगी, उसमें सबसे बड़ा जो तरीका था वो था अश्वमेघ यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस करना। उसमें सिस्टम ये था कि अगर किसी ने घोड़े को छोड़ दिया, घोड़े के ऊपर अपने घोड़े के पीछे जो रथ था उसके ऊपर अपने राज्य का झंडा लगा करके, और वो घोड़ा आगे आगे चलता था, पीछे उस राजा की आर्मी चलती थी, और वो जहाँ तक जाएगा अगर सामने उस घोड़े को किसी राजा ने नहीं रोका, इसका मतलब है वो राज्य उस राजा की गुलामी को स्वीकार कर रहा है। और अगर उस घोड़े को उस राजा ने रोका तो दोनों राजाओं की आर्मी के बीच में क्या होता था, युद्ध होता था, और जो जीतता था वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। तो ये तरीका था जब लोग अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। देखें अपन इसके अंदर आगे। सबसे पहले जनपद्स एंड महाजनपद्स क्या हैं। ये जनपद्स और महाजनपद्स क्या हैं। द किंग्स हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस gradually came to be recognized as kings of जनपद्स rather than जनास। जो राजा थे जो इस प्रकार के सेक्रीफाइसेस कर रहे थे वो बाद में जनपद का किंग कहलाना ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था जन के राजा से। जनपद्स वर लिटरली द फुट होल्ड्स ऑफ द जनास। ये फुट होल्ड था जनास का। द टेरिटरी वेयर द जनास सेटल डाउन एंड रेसिडेड as Janas become initiated with particular territories, Rajan of the Janas become kings as the kingdom of जनपद। जो जनास थे वही आगे जाकर के जनपद बने और वही राजन आगे जाकर के इनके बड़े पावरफुल राजा बने। और वो किंग्स जो हैं वो बड़े एरिया में जो टेरिटरी बनी तो जन्स जो है वो जनपद में कन्वर्ट हो गए और राजा जो है वो बड़े साम्राज्य का अधिकारी बन गया। देयर वर सेवरल जनपद्स नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स ऑफ जनास who lived there. By 600 BCE, many of these janpads had become bigger and more powerful. They revolved into larger political entities known as the Mahajanpads for the Great Kingdom. देखिए यही जनपद आगे जाकर के 600 BCE के आसपास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और पॉलिटिकल एंटाइटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए उन्होंने खुद को जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट कर दिया। एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस अबाउट 16 ग्रेट किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स ऑफ महाजनपद्स that flourished in the northern northwestern part of the Indian subcontinent around 500 BCE. These were considered as the earliest state in India. बुद्धिस्ट ग्रंथों के अकॉर्डिंग 16 ग्रेट ऐसे किंगडम या रिपब्लिक्स जो महाजनपद्स के थे वो इस बहुत ज़्यादा फैले और फ्लरिश हुए नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट
जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है उसमें, और ये उनका जो समय एरा था वो था लगभग 500 BCE के आसपास, और जिनको कि स्टार्टिंग के अर्लीस्ट स्टेट्स भी कहते हैं इंडिया के। द 16 महाजनपदास वर काशी, कौशल, अंग, मगध, विदेह, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्माका, अवंती, Gandhar, and the Kamboj. Of these many Mahajanpads, four emerged as the most important after year of the infighting. ये 16 महाजनपद हैं उस जमाने के, जिनके नाम मैंने अभी आपके सामने प्रोनाउंस किए, और उनमें से 4 ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा सभी की नज़रों में रहे, और कारण यही था क्योंकि युद्ध के क्षेत्र की वजह से वो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। ये 4 थे मगध, वत्स, अवंती और कौशल। बट विद इन 200 ईयर्स मगध हैड ओवरटेकन द अदर 3। 200 सालों के अंदर अंदर ही मगध ने इन बाकी तीनों पे अपना कब्जा जमा लिया, और केवल मगध एकमात्र पावरफुल महाजनपद बनकर के रह गया। सरकारें कैसी थी उस समय? सम ऑफ द महाजनपद्स वर रिपब्लिक्स, और उसको अपन कह सकते हैं गण संग्रह, विच वर गवर्न्ड बाय द काउंसिल। द रिपब्लिक ऑफ वज्जी एंड विरजी वॉज वन ऑफ सच एग्जाम्पल्स। ये कुछ जगहों पर तो रिपब्लिक्स थे जहाँ पर काउंसिल जो है वो रिपब्लिक्स की शासन करती थी, उसमें वज्जी का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। अदर सच एज कौशाला एंड मगध वर मोनार्चीज, और कौशल और मगध ये मोनार्चीज थे, राजा का शासन चलता था। क्या थे मोनार्चीज के अंदर? द मोनार्चिकल महाजनपद्स वर रूल्ड, मोनार्चिकल महाजनपद रूल्ड होते थे किसके थ्रू? देखें अपन अभी, बाय इंडिविजुअल किंग, राजाओं के द्वारा। मैनी ऑफ द किंग्स ऑफ द महाजनपद्स बिकम वेरी पावरफुल, काफ़ी पावरफुल हो गए थे वो, एंड मोनार्ची बिकम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ थी तो वो मोनार्ची ही थी उस जमाने की। किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, राजा का शासन कैसे आगे जाएगा, वो उत्तराधिकारी वाला सिस्टम था। किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी थी। द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द किंगडम एंड बिकम्स किंग आफ्टर द फादर, राजा का बड़ा बेटा ही राजा की मृत्यु के बाद में राजा बनता था। द किंग केम टू सिंबलाइज द स्टेट, राजा को राज्य का प्रतिनिधि के रूप में जाना जाने लगा। ही हैड एब्सोल्यूट पावर एंड वॉज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्म, वो पावर का सिंबल बन गया, प्रोटेक्टर माना जाने लगा सोसाइटी और धर्म का। He was assisted by the Amatyas or officials minister while governing, by the Senapati while conquering the other lands and fighting, and by the Purohit while performing religious and social duties. देखिए वो असिस्ट करता था अमात्यास से, जो कि उसको हेल्प करता था गवर्न करने में। सेनापति के थ्रू असिस्ट होता था जो दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार और युद्ध और करना होता तो, और पुरोहित उसको हेल्प करता था रिलीजियस और सोशल कर्तव्यों का निर्वहन करने में। पावरफुल किंग्स नीडेड स्टैंडिंग आर्मीज, परमानेंट आर्मीज ऑलवेज इन अ स्टेट टू कॉन्कर अदर टेरिटरीज एंड टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द किंगडम। उनके पास में एक परमानेंट आर्मी की रिक्वायरमेंट हर समय रहती थी ताकि वो अपने साम्राज्य को और फैला सकें और पड़ोसी राज्यों पर अपना दबदबा कायम कर सकें। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनको सैलरी दी जाती थी राजा के द्वारा। सम पेमेंट्स वर इन कैश, कुछ पैसा कैश के रूप में, ऑब्वियसली नॉट इन द पेपर मनी दैट वी यूज टुडे। उस समय पेपर मनी नहीं थी जैसे आज अपन यूज़ कर रहे हैं, उसके रूप में सैलरी नहीं मिलती थी। बट इन पंच मार्क्ड कॉइन्स, उस समय पंच मार्क्ड कॉइन चलते थे, जैसा आपकी बुक में एक इमेज दे रखा आप देख सकते हैं। वेयर डिड द मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई सैलरीज देने का सैनिकों को? द किंग यूज्ड इनकम फ्रॉम टैक्सेस फॉर पेइंग द सोल्जर्स, मेंटेनिंग द आर्मी, फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़। राजा को टैक्स मिलता था और वो टैक्स इसीलिए होता था ताकि सोल्जर्स को दे सके वो सैलरी, आर्मी को मेंटेन कर सके, रोड्स बना सके और दूसरी भी जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ है वो कर सके। तो जनता राजा को जो है वो क्या देती थी? टैक्स देती थी। रिपब्लिक्स कैसे थे उनको देख लेते हैं। एज मेंशन्ड सम ऑफ द महाजनपद्स वर किंगडम्स
और राज्याज रूल्ड बाय अ किंग, अदर वर गनाज और गण राज्यस और गण संग्रहs, टर्म्स दैट आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक्स। इसी को रिपब्लिक कहते हैं जहाँ पे जनता शासन करती थी, कुछ महाजनपद ऐसे थे और वहाँ पे जनता का मतलब ज़्यादा बोलबाला था, भले वो राजा ही क्यों ना शासन करे लेकिन जनता की इच्छा के अनुसार शासन करता था वो। In such states, a group of people, usually male heads of particular families, made all decisions together, meeting several times in an assembly that were called the Gana. देखिए क्या होता था, परिवार के लोग, परिवार के मुखिया राजा के साथ समय समय पर मीटिंग्स करते थे और वो मीटिंग्स जो हैं उनको अपन गनाज कहते थे, जहाँ पर वो असेंबली के अंदर मिल करके इकट्ठे होकर के डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। क्षत्रिय फैमिलीज हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड इन द गण संग्रह वर द वंस हु एक्सरसाइज्ड पॉलिटिकल पावर इन दीज रिपब्लिक्स। क्षत्रिय परिवारों को लैंड जो था उसके ऊपर अधिकार था और साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर को भी चलाने का उनको राइट्स दिया गया था। थस रिपब्लिकन महाजनपद वॉज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल रेदर देन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इसलिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, अ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो है वो इनका शासन चलता था। ऑल द किंगडम्स एंड द गना संग्रहs हैड लार्ज कैपिटल, उनकी बड़ी फैली हुई राजधानी होती थी, कैपिटल सिटीज़ होती थी। सम ऑफ दीज सिटीज़ वर फोर्टिफाइड बाय मैसिव ब्रिक वॉल्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेड्स एंड इन्वेंशंस। और इन कैपिटल्स के चारों ओर दीवार, ईंटों से बना हुआ बड़ा दीवार होता था जो कि उनको प्रोटेक्ट करता था बाह्य आक्रमणों से, ताकि कभी भी कोई दूसरा राजा आक्रमण करके उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। खेती बाड़ी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था उस ज़माने में? एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड इट वॉज द come from agriculture that formed the foundation of the monarchical and republican states। और खेती बाड़ी मुख्य व्यवसाय था और उससे आने वाली कमाई से मोनार्चिकल और रिपब्लिकन स्टेट्स जो है वो फॉर्म हो रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकम टू न्यू टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन। जो एग्रीकल्चर ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था तो उससे दो नई टेक्नोलॉजी बनी, एक तो आयरन बनाना और दूसरा आयरन टूल बनाना और दूसरा पैडी को ट्रांसप्लांट करना। पैडी एक धान की किस्म होती है, उसका ट्रांसप्लांटेशन वो कर रहे थे। यूज़ ऑफ आयरन देखें क्या है, आयरन नाउ बिगन टू बी यूज्ड एक्सटेंसिवली, द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन ploughshares and other agricultural implements means that the heavy clayey soil of the Gangetic plains could be turned over easily, leading to an increase in agriculture production। जब खेती बाड़ी बढ़ी तो आयरन के इस्तेमाल को और ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और आयरन से बने हुए टूल्स से जो है वो गंगेटिक प्लेन्स की जो भी हार्ड मिट्टी थी उसको ईजीली वो लोग जो है वो टिल्ट कर सकते थे और उससे जो है वो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पैडी ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं। पीपल ऑल्सो लर्न टू टेक्निक ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन, उन्होंने उगाना सीखा पैडी को। इन दिस टाइप ऑफ प्लांटेशन सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन प्रिपेयर फील्ड्स रेदर देन सीड्स बीइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। इसमें देखो वो लोग पहले फसल को अलग से तैयार कर देते थे और सीधा बीज नहीं बोया जाता था, पहले अलग से तैयार करते थे, फिर खेत में पानी भर के। चावल की पैडी एक्चुअली चावल की एक किस्म है और उसमें फिर वो आकर के और एक एक पौधे को जो है वो उगाया करते थे, उसी को अपन प्लांटेशन कहते हैं। दिस बैक ब्रेकिंग वर्क रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर दास एंड कार्मकर्स लेबरर्स, बट इट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसमें बहुत सारे दासों की ज़रूरत पड़ी और कर्मकर्स यानी लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने इस काम ने उनके एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया, तो ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि काम उनका बढ़ रहा था। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, वहाँ अपन टैक्सेशन और बाकी का चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।